सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। 18 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधन की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। यह मानचित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। भू-स्थानिक ऊर्जा जो मानचित्र है, इसरो और नीति आयोग के द्वारा मिल करके, और उसमें ऊर्जा मंत्रालय भी शामिल है, ने विकसित किया है। इसरो, ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। क्या है भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र? समझ लीजिए। GIS यानी भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र पर अवस्थिति से संबंधित डेटा को अधिग्रहित करने, संग्रहित करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है। यह एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है। GIS तकनीक स्थानिक डेटा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह GIS मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संसाधनों का समग्र विवरण प्रदान करेगा। यह कदम प्रारूप राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के अनुरूप 2021 के अनुरूप है। यह मानचित्र पारंपरिक विद्युत संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों तथा कोयला क्षेत्रों एवं कोयला ब्लॉकों जैसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है। ये किसका चित्रण करता है? गैस के कुओं का, पेट्रोलियम रिफाइनरियों का, कोयला क्षेत्र का, कोयला ब्लॉकों का। साथ ही 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा संसाधनों का आदि पर जिलेवार डेटा भी प्रस्तुत करता है। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, का ये जिलेवार डेटा प्रस्तुत करता है। मानचित्र का महत्व, ये जो भू-स्थानिक मानचित्र बनाया गया, इसका महत्व क्या है? ऊर्जा के सभी प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों और उनके परिवहन पारेषण नेटवर्क की पहचान करेगा तथा उनका पता लगाएगा। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, उसका परिवहन किस प्रकार से, उसका नेटवर्किंग किस प्रकार से बिछाया जाए, ये सब मामले में पता लगाएगा। विभिन्न संगठनों में वितरित ऊर्जा डेटा को एकीकृत करेगा और इसे समेकित व दृश्य रूप से आकर्षक चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा। अगला टॉपिक है BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार। BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार। 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकतर क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी रैकेट पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। आगे देखिए, मुख्य बिंदु। BSF का अधिकार क्षेत्र में पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल में 35 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ा दिया गया है। पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में 35 किलोमीटर तक के दायरा को बढ़ाया गया BSF के अधिकार क्षेत्र में। वहीं गुजरात में 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि 30 किलोमीटर कम कर दिया गया है गुजरात में BSF का अधिकार क्षेत्र। विदित हो कि सीमा सुरक्षा बल BSF अब अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में तलाशी ले सकता है जी, जब्ती कर सकता है और संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है। ये होता है अधिकार क्षेत्र का मतलब। अधिकार क्षेत्र में तलाशी ले सकता है, जब्ती कर सकता है, संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है। BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार क्यों किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के सुझाव के बाद
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में बीएसएफ के संचालन क्षेत्र अधिकार को एक समान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। लक्षद्वीप में विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल चेंज इन लक्षद्वीप। हाल ही में लक्षद्वीप समूह के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल द्वारा लाए गए कई प्रस्तावों पर इस केंद्र शासित प्रदेश में विरोध का सुर सुनाई दिया। प्रस्तावित विधान, लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियमन पासा, लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2001। ठीक है, आगे देखिए। लक्षद्वीप की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक है और ये इस्लाम धर्म का पालन करता है। लक्षद्वीप, ध्यान में रखिए, इस्लाम धर्म का पालन करता है। लक्षद्वीप समूह भारत को 3 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों भूमि, लैगून और महासागर के साथ एक विशाल और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र प्रदान करता है। 3 क्षेत्र में बांटा गया है, भूमि, लैगून और महासागर। मत्स्य पालन का प्राथमिक व्यवसाय, मत्स्य पालन यहाँ का प्राथमिक व्यवसाय है लक्षद्वीप का। मिनिकॉय को छोड़कर भाषा मलयालम है। मिनिकॉय को छोड़कर के भाषा क्या बोली जाती है? मलयालम। मिनिकॉय में महल बोली जाती है, याद रखें, मिनिकॉय में महल बोली जाती है और मिनिकॉय के अलावा लक्षद्वीप में शेष भागों में मलयालम बोली जाती है, जो लक्षद्वीप के 17वीं सदी की दिवेही जैसी भाषा है। दिवेही जैसी भाषा है। ठीक है। नारियल के पेड़ मुख्य कृषि फसल है। लक्षद्वीप का नारियल का पेड़ जो मुख्य कृषि फसल है और मत्स्य पालन मुख्य आर्थिक गतिविधि है। वट्ठेलुट अपने भारी संस्कृत घटक के साथ प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रारंभिक लिपि थी। लिपि का नाम याद रखिए, वट्ठेलुट। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? लक्षद्वीप के लोगों ने बीफ उत्पादों को खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध लगाने के प्रशासक का विरोध किया है। बीफ यानी जो मांस है, इसको इस उत्पाद को खरीदने और बेचने के पर प्रतिबंध लगाया था और इसका लोगों ने विरोध किया क्योंकि वहाँ लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। आगे देखिए। असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियमन पासा के तहत किसी को भी बिना कारण के 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। पासा जो अधिनियम है इसका भी विरोध किया गया है। बीफ पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उस पर भी विरोध किया गया है। तो कि बिना कारणवश 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, ये जो पासा एक्ट है। जबकि यहाँ अपराध दर बहुत कम है। अपराध दर बहुत कम है फिर भी 1 साल तक। चलिए ठीक है, इन सब मामलों पर विरोध जताई जा रही है। पर्यटन के लाभ के लिए शराब पर प्रतिबंध को रद्द करने की भी द्वीप वासियों द्वारा आलोचना की गई है। पर्यटन लोग पर्यटन करने आते थे तो शराब वगैरह का प्रयोग करते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, मतलब शराब पर जो प्रतिबंध लगाए गए इसकी भी आलोचना की गई है। साथ ही प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में द्वीप जाने वाले यात्रियों की अनिवार्य क्वारंटाइन को भी समाप्त कर दिया गया है। मसौदा पंचायत नियमन 2021 के तहत प्रशासन का लक्ष्य 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को ग्राम पंचायतों का सदस्य बनने से रोकना है। मसौदा पंचायत नियमन 2021 है और ये जो नियमन है इसके माध्यम से ग्राम पंचायत सदस्य बनने से रोका जा रहा है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसका भी विरोध किया गया। हालांकि जिनके पहले से ही 2 से अधिक बच्चे हैं, विनियमन में उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता है, बशर्ते कि नियम के लागू होने की तारीख के बाद
उनके और बच्चे ना हो। स्टॉप। ठीक है, आगे देखिए। अगला टॉपिक है सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म का नियमन। सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म का नियमन। वर्ष 2021 में सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी नियमनों की डेडलाइन को बढ़ाने का आग्रह सरकार से किया है। इससे पूर्व भारत सरकार ने सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म हेतु गाइडलाइन जारी की थी। इसको लेकर केंद्र सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी। गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान: सोशल मीडिया कंटेंट को नियमित करने हेतु यूजर्स के स्वैच्छिक वेरिफिकेशन, अनुपालन अधिकारी एवं शिकायत अधिकारी का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड सोशल मीडिया के मंचों का दुरुपयोग रोकने पर केंद्रित है एवं इसके तहत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं तथा अन्य सोशल मीडिया कंपनियों तथा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एवं अमेजन प्राइम वीडियो जैसे मंचों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग के लिए कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अधिकारियों के साथ 24 घंटे एवं 7 दिन सहयोग करने के लिए एक नया नोडल पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। यदि कोई उपयोगकर्ता सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट डालता है तो सरकारी आदेश के बाद उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। भारत का सोशल मीडिया बाजार। गौरतलब है कि भारत में 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं, 40 करोड़ फेसबुक यूजर हैं, 1 करोड़ 40 लाख इंस्टाग्राम यूजर एवं ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखिए इस चीज़ को। राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ये बात ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है 1986 वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित कर देगी। यह शिक्षा नीति कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा पर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो तीसरी शिक्षा नीति, ये भी ध्यान में रखिए। और ये 1986 वाली नीति को प्रतिस्थापित करेगी, ये ध्यान रखिए। एक बार 1968 में शिक्षा नीति आया था, फिर 1986 में, और अब आया 2020 में तीसरी शिक्षा नीति। ये कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा पर बनाई गई है, तो कस्तूरीरंगन समिति को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नवीन शिक्षा नीति से संबंधित मुख्य बातें। 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का मोड होगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय नाम दिया जाएगा। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम से के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। 5वां तक मातृभाषा में पढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की कक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। मतलब 8 तक भी मातृभाषा को बढ़ाइए और आगे भी बढ़ सके तो बढ़ाइए। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो 26.3% है और इसको कहाँ तक बढ़ाने का लक्ष्य है? 50% तक। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ा जाएगा। उच्च संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों का जोड़ने की बात की जाएगी।
NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण शिक्षा सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री मिल जाएगा, 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक मिल जाएगा। मतलब कि जब वो चाहे छोड़ सकता है, उस सर्टिफिकेट मिल सकता है। एक सेशन में एक सर्टिफिकेट, दूसरा सेशन में दूसरा सर्टिफिकेट, ये बोला जा रहा है। तो 3-4 वर्षों को कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग को ग्रेजुएशन करने पर जो सर्टिफिकेट मिलता है 3 वर्ष करने के बाद, वो 1-1 साल पर मिलना शुरू होगा। आगे देखिए, अगला है भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन। सहकारिता मंत्रालय का गठन। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्ध के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने की बात की है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून एवं नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया। नवंबर 2020 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। तो याद रखिए, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? मंत्रालय के नाम बदलने का उद्देश्य इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तार किया जाना है। अधिकांश विकसित होती अर्थव्यवस्था में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत में जहाज रानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जलमार्गों से संबंधित बहुत से काम कर रहा है। ध्यातव्य है कि नाम में स्पष्टता के साथ ही काम में अधिक स्पष्टता आएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला गया। अगस्त 2020 में भारत के राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि मंत्रालय ज़्यादा स्पष्ट और फोकस के साथ अपने काम को परिभाषित कर सके। हालांकि आज़ादी के बाद से इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र का टिकाऊ और केंद्रीकृत रूप से विकसित सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक अलग मत्स्य विभाग बनाने की अधिसूचना जारी की है। अभी तक मत्स्य पालन क्षेत्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का हिस्सा था। ध्यातव्य है कि सरकार ने वर्ष 1961 के व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन करके मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बनाया। विभाग का उद्देश्य मछली पकड़ने और मत्स्य पालन का संवर्धन एवं विकास, अंतर्देशीय, समुद्री और क्षेत्रीय जल से आगे निर्धारित सीमा तक और इसकी संबंध गतिविधियों का संवर्धन और विकास है। जल शक्ति मंत्रालय। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति का नाम एक नए मंत्रालय की स्थापना की है। इसे पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के विलय द्वारा किया गया है। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय का नाम जल शक्ति रखा गया। ठीक है, इसमें स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल वाला, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा कायाकल्प जो भी मंत्रालय से संबंधित था, इसमें विलय कर दिया गया है। नल से जल हर घर तक पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक होगा। जल संबंधी सभी कार्यों का विलय इस मंत्रालय में किया जाएगा। जल से रिलेटेड सभी जल शक्ति में। वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्रालय हैं जो जल से संबंधित अलग अलग कार्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन अब एक मंत्रालय है जल शक्ति। जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देश की अधिकांश नदियों का संरक्षण का काम सौंपा गया है। आगे देखिए, मंत्रालय 2024 तक भारत के हर घर में पाइप से पानी, 24 तक याद रखिएगा, हर घर में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करेगा। 2024 तक हर घर पाइप से जल पहुंचाना है। अगला है टॉपिक दादर, नगर हवेली और दमन एवं दीव। केंद्र शासित प्रदेश का विलय। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा दादर, नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय दादर, नगर हवेली और दमन दीव अधिनियम 2019 के माध्यम से कर दिया गया। भारत में अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे
दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली के विलय के बाद इसकी संख्या 8 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। किसके कारण? दादर नगर हवेली के विलय के कारण। किस में विलय किया गया? दमन एवं दीव में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होने के कारण 31 अक्टूबर का प्रतीकात्मक महत्व है, इसलिए इस दिन को दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिए चुना गया। राज्य के विधायी पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य को 153 कानूनों को निरस्त किया गया है और 166 कानूनों को यथावत रखा गया है। इसके बाद ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने का कार्य किया जाएगा जो संपूर्ण भारत में या तो लागू होगा लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा। आगे देखिए, अगला है एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI। 27 मई 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक डिजिटल स्वास्थ्य इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की है। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस भारत में डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक खुला और इंटर ऑपरेबल IT नेटवर्क है। UHI की परिकल्पना देश में नवीन स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग के साथ एक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकों क्रांति लाने के लिए की गई है। UHI निजी और सार्वजनिक ऐप्स को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगा। इंटरफेस यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही NDHM का हिस्सा है। अगला है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, विस्टा पुनर्विकास। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत की है। क्या सेंट्रल विस्टा परियोजना? समझते जाइए। जिसकी नींव 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के नाम से नींव रखी है। सेंट्रल विस्टा स्कीम के तहत नई संसद एवं कुछ अन्य केंद्रीय सरकारी दफ्तरों का निर्माण किया जाएगा। विदित हो कि 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का खाका प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रस्तावित कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या बनाए जाएंगे विस्टा प्रोजेक्ट के तहत? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नए संसद भवन का निर्माण जो त्रिकोणीय होगा। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। राजपथ का में परिवर्तन किया जाएगा। तो नए संसद भवन का निर्माण जो त्रिकोणीय होगा, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, राजपथ में परिवर्तन किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और देखिए, नॉर्थ व साउथ ब्लॉक का संग्रहालय में परिवर्तन किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का स्थानांतरण किया जाएगा। इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के व्यय होने की संभावना है। 20,000 करोड़ रुपये इसमें खर्च होगा। नए संसद भवन बनने के कारण उल्लेखनीय है कि 2026 में लोकसभा सीटों का एक नए सिरे से परिसीमन होगा, जिसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। ऐसी स्थिति में पुराने संसद भवन में जगह की कमी पड़ सकती है, जिसके विकल्प के रूप में नया संसद भवन बनाया जाएगा। युद्ध इतिहास की अवर्गीकरण संबंधी नीति। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के युद्ध एवं ऑपरेशन संबंधी इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन को युद्ध संबंधी और ऑपरेशन संबंधी विभिन्न रिकॉर्ड जैसे युद्ध डायरी, कार्रवाई पत्र, ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक आदि का रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को उचित रख रखाव, अभिलेखीय और इतिहास लेखन हेतु स्थानांतरित करना होगा। इतिहास विभाग युद्ध और संचालन इतिहास के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संकलन के लिए यह नीति रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार तीनों सेवाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सैन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ देश के प्रमुख सैन्य इतिहासकार को भी शामिल हो सकते हैं। तो ये याद रखिए, युद्ध इतिहास का अवर्गीकरण संबंधी नीति लाई गई है। अगला टॉपिक है स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता। आज इस पर बहस हुई थी। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहें, समझते रहें। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।